नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेट 3 2025 का सेट 3। इसमें से हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके 12th क्लास वाले प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे आपको दोनों वीडियो। और आज हम सेट 3 जिसका कोड है 346 JU, इसमें से लॉन्ग आंसर वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 ये चारों क्वेश्चन, इसके दो दो पार्ट होते हैं, तो उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। कह रहा है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो पहले ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ से वी स्क्वायर, ये सब पढ़ा होगा आपने। उन्हीं फार्मूले को हमें प्रूव करना है। तो हमने पहले क्या किया, हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर गोलीय संधारित्र ले लिया। ठीक है, अब इसको हमें चार्ज करना है। चार्ज आप कैसे करेंगे? बैटरी से करते हैं, बैटरी से ही तो करते हैं। तो हमने क्या किया, अभी तो मान लीजिए इस पे ये एक गोलीय संधारित्र है, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो आवेश आएगा कैसे? बैटरी से आएगा, या फिर हम कैसे भी हम बोले कि मैन्युअली हम ला रहे हैं। ओवरऑल हमें इसे चार्ज करना है। तो जब हम लाते हैं तो अचानक से एक साथ पूरा आवेश नहीं आ जाता। मान लीजिए इसे हमें क्यू आवेश देना है, तो जब चाहे बैटरी ही लगाओगे तो बैटरी से क्यू आवेश पूरा एक साथ थोड़ी ना आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। हालांकि बहुत तेज आता है, मिली सेकंड में हो जाता है चार्ज, लेकिन फिर भी जो चार्ज आएगा, आवेश आएगा, वो थोड़ा थोड़ा डीक्यू डीक्यू करके ही तो आएगा। तो हम डीक्यू डीक्यू करके इसको ले आएंगे। चाहे अगर हम ये सोच के दिमाग में लेके चलें कि हम मैनुअली ला रहे हैं, तो जो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा वो इसकी स्थितिज ऊर्जा बनेगी। या फिर बैटरी लगा के हम ला रहे हैं, तो बैटरी जो वर्क डन करेगी वो इसकी स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल हमें वर्क डन, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अब ले आते हैं पहले डीक्यू चार्ज। जब हम इस पर ले आए, कहाँ से ले आते हैं? अनंत से लेकर आते हैं। अनंत का मतलब इससे जो है पोटेंशियल में के विद्युत क्षेत्र में न रहे। तो हम बोलते हैं अनंत से हम डीक्यू चार्ज लेकर आए। जब पहला डीक्यू चार्ज आया होगा तो यहाँ पे क्या कोई चार्ज है? कोई आवेश नहीं है। तो इसके कारण कोई विरोध करने वाला, इसको अपोज करने वाला नहीं है। तो इसके द्वारा जो पहले डीक्यू को लाने में कोई कारण नहीं होता है। कैपेसिटेंस जो है सी मान लीजिए। पहले डीक्यू चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ। फिर दूसरे डीक्यू चार्ज को जब लेकर आएंगे, जब दूसरे डीक्यू लाएंगे तो ये पहले से यहाँ पे प्लस आ चुका है। अब ये उसको अपोज करेगा, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऐसे वर्क डन करते करते हम डीक्यू डीक्यू लाते लाते फुल चार्ज कर देंगे इसे, और इतने में हमें वर्क डन कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो पहले डीक्यू को लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ, लिख देना यहाँ पे चाहे। पहले डीक्यू को लाने में कोई कार्य नहीं हुआ, या फिर नहीं करना पड़ा। अब जब फिर दूसरे डीक्यू को लाएंगे तो कार्य कितना हो जाएगा? आपने ये फार्मूला पढ़ा है। इसके जब देखो चार्ज आएगा तो इसका कुछ विभव बनेगा। वी बराबर W/Q, ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं? बताओ। वी बराबर W/Q। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डीक्यू चार्ज ला रहे हैं, बहुत छोटा सा चार्ज। तो वर्कडन जो होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा, W, और चार्ज कितना हो गया? DQ। तो यही वर्कडन कैलकुलेट करना है हमें। DW बराबर क्या हो जाएगा? DQ इधर आएगा VDQ। ठीक है, VDQ। अब इसको हम क्या करें? इंटीग्रेट कर दें। अगर इसकी धारिता धारिता तो फिक्स होती है ना। मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, संधारित्र है, तो उसकी धारिता मान लीजिए C है। धारिता C है, तो इसको इंटीग्रेट कर दें। DW इंटीग्रेट होके समाकलन होके पूरा वर्क डन हमें मिल जाएगा। और V को हम लिखते हैं C इक्वल टू क्या होता है? Q/V। C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/V। या फिर अभी जो है हम पूरा फुल चार्ज नहीं होगा, कैपिटल Q तब लिखेंगे जब फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो C इक्वल टू मान लीजिए किसी टाइम पे पर्टिकुलर T इक्वल टू T पे यहाँ पे Q चार्ज आ चुका है, और वहां का पोटेंशियल उस समय V है। धारिता तो C ही रहेगी हमेशा। तो V को क्या लिख देंगे? Q/C। यहाँ पे पुट करिए Q/C DQ। अब देखिए, क्योंकि V DQ था, अगर DQ यहाँ पे या तो V DV होता तो हम इंटीग्रेट कर पाते, या तो यहाँ पे DQ है तो यहाँ पे Q, तो हमने रिप्लेस कर दिया V को, Q DQ हो गया। अब कैपेसिटेंस जो धारिता होती है C, वो तो कांस्टेंट होती है ना। किसी अगर संधारित्र के शेप एंड साइज पे निर्भर करता है, चार्ज और विभव पर तो निर्भर नहीं करता। तो 1/C
फिक्स होती है, चाहे उस पे चार्ज हो, कैपेसिटर अगर कोई है संधारित्र है तुम्हारे पास तो उसकी धारिता C फिक्स है। उस पे कोई चार्ज से कितना चार्ज है, कितना विभव है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस उसके अगर एक बार संधारित्र बन गया तो उसकी धारिता फिक्स हो गई। तो ये C कांस्टेंट होता है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, 1/C बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा Q dQ। कहाँ से आ रहा है? Q स्टार्टिंग में 0 था, 0 से लेकर कैपिटल Q तक चार्ज हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? यहीं पे लिखते हैं 1/C Q की पावर 1 x की पावर n+1/n+1, तो ये हो जाएगा ओवरऑल Q²/2। इंटीग्रेशन आता है ना, इतना तो आना ही चाहिए इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक? 0 से Q तक। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट 1/C। अपर लिमिट रखेंगे तो Q की जगह पे कैपिटल Q, तो Q²/2, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो -0। तो ये ओवरऑल ये हो क्या जाएगा, W 1/2 ऐसे लिख दें इसको, 1/2 आगे लिख दिया हमने, Q², ये आ गई आपकी वर्क डन। तो यही हो जाएगी संधारित्र में संचित ऊर्जा। ऊर्जा क्या हो जाएगा? हाफ Q²/C। अब इसी को अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है। आप यहाँ से Q निकाल लें, Q की टर्म Q की वैल्यू अगर रख दें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, या फिर यहीं लिख दें Q बराबर CV। तो क्योंकि यहाँ पे अगर CV रख दें तो क्या हो जाएगा, हाफ Q² मतलब C²V² अपान C, तो C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ CV²। जो भी आपको दिया हो, चाहे तो आप Q और C के टर्म में निकाल लें, चाहे तो आप CV के टर्म में निकाल दें, या फिर QV के टर्म में निकाल सकते हैं। अगर C को हम रिप्लेस कर दें, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, C बराबर क्या होता है, Q/V, यहीं पे रख दें। एक तो ये फार्मूला हो गया, एक हो गया हाफ CV²। अब C को मैं लिखने जा रहा हूँ Q/V, तो ध्यान से देखिए, हाफ C की जगह पर Q/V रखा, V², तो एक V से V कैंसिल होगा, तो हाफ QV। ये 3 फार्मूले हमको याद रखने होते हैं। याद क्या रखना है, एक याद रखिए, पुट करके अपना जहां जैसी जरूरत हो वैसी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, अ, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया, हाफ Q²/C या फिर हाफ CV²। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए आवेशी संधारित्र की प्लेटों के मध्य बिंदु। प्लेटों की बात कर रहा है तो हम समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं, यहीं पे कर दें। चलिए, समांतर प्लेट संधारित्र कुछ ऐसे होता है, प्लस माइनस, इनका क्षेत्रफल क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल A मान लिया, इनके बीच की दूरी क्या मान ली, D मान ली। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, अब ध्यान से देखिए, प्लेट है ये एक लाइन नहीं है। स्थितिज ऊर्जा का घनत्व से क्या मतलब है? घनत्व का मतलब कितने एकांक आयतन में कितना ऊर्जा है, और ऊर्जा किस फॉर्म में होता है, वैद्युत क्षेत्र के फॉर्म में। प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है ना। तो अगर पूछा जाए कभी बहुविकल्पीय में या कभी एक नंबर में पूछ लिया जाए कि संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होती है उसी रूप में, वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। मान लीजिए ये दो प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो इसके अंदर ये इतना आयतन बन रहा है, एकांक आयतन में कितना जो है वैद्युत क्षेत्र है, एकांक आयतन में कितना ऊर्जा संचित है, वैद्युत क्षेत्र नहीं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व। तो पहले तो ऊर्जा का एक वो ले लेते हैं, U इक्वल टू हाफ CV² से कहेंगे हम, U इक्वल टू हाफ CV², ये ले लिया। अब V इक्वल टू क्या होता है, प्लेटों के बीच का विभवांतर होता है, V इक्वल टू E इंटू डी, क्योंकि हमें देखो वैद्युत क्षेत्र को लाना है ना, तो V को रिप्लेस करेंगे E इंटू डी, और C का वैल्यू क्या होता है, C इक्वल टू, अगर समांतर प्लेट संधारित्र है तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। V इक्वल टू क्या होता है, ED, ये डेरिवेशन वगैरह किया हो तो आया होगा ना, इक्वल टू V/D। तो ये दोनों पुट करेंगे हम यहाँ पे, हाफ C की जगह पे रखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और V की जगह पे ED रखेंगे, तो E² हो जाएगा, V² है तो E² D² हो गया, एक D से D कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको हमने क्या किया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² और A इंटू डी कर दिया, A इंटू डी। ये क्या है, प्लेट का एरिया है। आपको अगर याद हो, वैल्यूम क्या होता है, आयतन। जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यूम ले लीजिए आप, एक बेलन ले लीजिए, या फिर आयताकार ऐसे वो क्यूब ले लीजिए, तो उसका आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दूरी, कितनी दूरी का,
या फिर बेलन से आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। मान लीजिए इसके यहाँ का क्षेत्रफल ए है और हम पूरे का निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन होता है ना बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है एरिया और एच इसकी हाइट, तो ए इंटू एच ये पूरा आयतन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए ए इंटू डी, डी इनके बीच की दूरी और ए प्लेट का क्षेत्रफल, तो ये इस पूरे आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आयतन इसको लिख देते हैं, दिख रहा है यहाँ पे हाफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर, इसको ए गुणे डी को हम लिख दिया वी। यहाँ पे वी क्या है, आयतन है, ध्यान रखिएगा, विभव नहीं है यहाँ, दिख रहा है ना आयतन। अब आयतन को इधर ले आते हैं, u अपान वी, u अपान वी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखो u क्या था, ऊर्जा, ऊर्जा में आयतन से डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या ये बन गया ऊर्जा घनत्व। प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है उसी को हम बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। इसको किससे लिखते हैं, प्लस सिग्मा से लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अलग अलग में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है ऊर्जा घनत्व। सिग्मा बोल दो या फिर रो बोल दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये प्रूफ कर दिया हमने, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला पार्ट, दो पार्ट है, पहला कर लिया दूसरा करते हैं। मेरा प्रदर्शित कीजिए फैराड प्रति मीटर बराबर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये किस भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो अगर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपको पता होगा एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा था, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ही तो उसका मात्रक होता है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होता है ये, आप इसको देखते ही पहचान जाना चाहिए आपको। ठीक है, वहां पे कोई इसमें साइंस नहीं लगेगा कि ये किसका मात्रक हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है फैराड प्रति मीटर, अगर ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है तो ये भी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं पहले कि, चलो यहाँ पे कर देते हैं, इधर ये सर्किट सॉल्व कर लेंगे। फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर, इसको हमें क्या प्रूव करना है, बराबर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फैराड किसका मात्रक होता है, धारिता का, धारिता C इक्वल टू होता है Q बाई V, तो इसका मात्रक फैराड होता है। लेकिन एक दूसरा मात्रक हम लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। तो फैराड को क्या लिखते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट लिख दिया मैंने। देखो ऐसे एक एक करके करते जाएंगे, अभी लास्ट में ये आ जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का, विभव का होता है ना, विभव बराबर आपने पढ़ा होगा W बाई क्यू, W बाई क्यू, W का, W वर्क डन है, कार्य है, कार्य का क्या हो जाता है न्यूटन मीटर, कार्य का दो मात्रक पढ़ा होगा ना, बल गुणे विस्थापन होता है तो न्यूटन मीटर हो जाता है या फिर जूल पढ़ते हैं। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, न्यूटन मीटर। ध्यान से देखना क्या क्या कैसे कैसे लिख रहे हैं। और आवेश का कूलाम तो होगा ही, आवेश का कूलाम, तो रखिए यहाँ पे वोल्ट की जगह पे क्या रखेंगे, न्यूटन मीटर अपान कूलाम। तो इसको एक बार सॉल्व कर लो पहले, मीटर नीचे चला जाएगा, मीटर बाई 1 करोगे तो कूलाम ओवरऑल ये पूरा क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन वोल्ट मीटर, कूलाम अपॉन वोल्ट मीटर। हमने क्या किया है, वोल्ट को बदलेंगे किसमें, न्यूटन मीटर अपान कूलाम से, कूलाम अपान वोल्ट को क्या लिख देंगे, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर अपान कूलाम, कूलाम इंटू मीटर पहले से है। तो देखो कूलाम ऊपर चला जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन बचा है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा सर्किट दिया है एक में, एक 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र लगे हुए हैं, और आपको दिख रहा होगा साथ साथ दोनों संधारित्र किसमें है, आप श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और कह रहा है इसमें से एक संधारित्र का विभवांतर दिया है, वोल्टेज डिफरेंस दिया है इसके प्लेटों के बीच 2 वोल्ट दिया है। तो ये बैटरी जो लगी हुई है उसका हमें विभवांतर ज्ञात करना है, बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ से कुछ दिमाग लगाइए, अगर आप श्रेणी क्रम में जब पढ़ा होगा कि श्रेणी क्रम में दो संधारित्र जुड़े हैं तो उन पर आवेश सेम होता है और विभवांतर अलग अलग। चलिए मान लीजिए ये इसका विभवांतर मैंने V1 बोल दिया, इसका V2 बोल दिया,
और ये भी पढ़ा होगा कि v बराबर, देखिए यहाँ पे v वोल्ट था, मान लो कुछ ड्रॉप यहाँ हुआ, कुछ ड्रॉप यहाँ हुआ, ओवरऑल जीरो हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर v है, ये वाला जीरो पे, तो v था, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ, v1 बचा, v1 ड्रॉप हो गया। फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ, जीरो हो गया, ये प्लेट जीरो से जुड़ा है ना, ओवरऑल ये जीरो है, ये v पे होगा, तो v से जीरो आया, तो v बराबर हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2। जब श्रेणी क्रम का डेरिवेशन किया होगा तो यही कॉन्सेप्ट तो लगाया होगा। अब हमें v1 v2 दिया है, अगर v1 किसी तरीके से मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, v1 प्लस v2 कर देंगे। तो v1 क्या हो जाएगा, इसकी धारिता दी गई है, चार्ज मान लीजिए आवेश यहाँ पे q है, प्लस q इधर, माइनस q इधर, फिर प्लस q इधर, माइनस q इधर। चार्ज यहाँ पे निकाल सकते हैं, 6 माइक्रोफेरेड पर आवेश कितना हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में जो है आवेश सेम होता है, श्रेणी क्रम में आवेश सेम होता है। तो Q इक्वल टू सी भी होता है, Q इक्वल टू सी भी, तो Q इक्वल टू सी है 6 माइक्रोफेरेड इंटू V है 2 वोल्ट, तो 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 12 माइक्रो कूलाम होगा, क्योंकि हमने माइक्रोफेरेड में संधारित्र को रखा है। अब यहाँ पर भी 12 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, क्यों, 12 माइक्रो कूलाम इस पे, 12 माइक्रो कूलाम प्लस का, और इस पे माइनस का 12 माइक्रो कूलाम। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जितना आवेश इस पर रहेगा उतना आवेश उस पर रहेगा। अब यहाँ का हमें धारिता दिया गया था, आवेश हमने निकाल लिया, अब v निकाल लीजिए v1, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, मैं निकाल दे रहा हूँ, v1 बराबर c बराबर q बाई v होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, c q बाई सी, v इधर लाएंगे तो q बाई सी। q कितना आया है, q कितना आया है, 12 माइक्रो कूलाम, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, माइक्रो और पास सी कैपेसिटी 4 है, 4 के 12, तो v1 हो गया 3 वोल्ट। रख दीजिए v बराबर v1 यानी कि 3 प्लस v2 तो दिया ही था 2, 5 वोल्ट हो गया। अच्छा, बैटरी कितनी वोल्ट की थी, 5 वोल्ट की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। इससे पहले या से दूसरे सेट में, हाँ दूसरे ही सेट में शायद था या पहले सेट में रहा होगा, तरंगाग्र की परिभाषा वहां भी पूछा था और में परावर्तन की व्याख्या करने के लिए कहा था, तो हमने किया था। इस बार अपवर्तन करना है, अपवर्तन के नियम को प्रूव करना है हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत से। तो तरंगाग्र क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, हालांकि वहां पे बताया था, अगर आपने उससे पहले वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन तरंगाग्र की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है तरंगाग्र, मान लीजिए कोई दो कण है, ऐसे किसी माध्यम में दो कण हैं, दो बिंदु हैं, दो कण हैं, ये दोनों ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं। तो अगर हम कोई ऐसा टाइम देखें, मतलब ये दोनों कण अगर हम देखें, बोले कि ये समान कला में गति कर रहे हैं, तो ये वाला जो पृष्ठ होगा ना, ये पृष्ठ, ये सरफेस बोल दें, इसमें बहुत सारे कण हैं मान लीजिए, और सभी समान कला में गति कर रहे हैं, तो हम इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, तरंगाग्र कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है, किसी माध्यम में एक ऐसा तल जिसके सभी कण या सभी बिंदु समान कला में गति कर रहे हो, तो उस तल को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। किसी माध्यम में ऐसा कण जिसके सभी कण या सभी बिंदु समान कला में गति कर रहे हो। क्यों करते हैं, जब कोई तरंग जाती है तो तरंग में क्या होता है, अगर कोई यांत्रिक तरंग है तो उसमें माध्यम के कण गति करते हैं, और यांत्रिक तरंग नहीं, वैद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि हम प्रकाश की बात करेंगे यहाँ पे, तो प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। अगर समान कला में गति करते हो तो कहीं पर भी ले लीजिए आप किसी फिक्स टाइम पर, तो प्रकाश के जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो हमेशा समान कला में होते हैं। ठीक है, तो समान कला का मतलब क्या है, अगर ये वाला कण अपने मैक्सिमम पे है तो उस टाइम पे ये भी मैक्सिमम पे है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है, दोनों सेम टाइम पे अगर हो रहा हो, ये कण अपनी मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो मान लीजिए टी टाइम पे पा रहा है, तो ये भी टी टाइम पे ही मैक्सिमम है, या फिर जीरो है तो सेम टाइम पे जीरो है, मिनिमम है तो सेम टाइम पे मिनिमम है, तो ऐसे कणों को हम बोलेंगे कि ये दोनों कण समान कला में है। तो आपने डेफिनेशन लिख लीजिए, मैंने बोल दिया है वही। ठीक है, और इसमें तरंगाग्र की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ जो है गुण होते हैं, उन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करिए, एक तो द्वितीय तरंग का सिद्धांत, और एक जैसे तरंगाग्र हम बनाते हैं, मान लीजिए दो यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से ऐसे वो लाइट निकलेगी, तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी टाइम बाद हम देखें तो यहाँ पे जो टी टाइम पे मान लीजिए ये वाले कण यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये पूरा एक स्फेयर बनता है, और उस तल को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। ये हो गया तरंगाग्र। अब इसकी क्या गुण क्या है,
तरंगाग्र के सभी बिंदु जो है ना एक द्वितीयक तरंगिका बनाते हैं, मतलब ये एक स्रोत का काम करते हैं, ऐसे समझो। अब ये होता है नहीं होता है पता नहीं, ये हाइगेंस के सिद्धांत में अपने आप में हाइगेंस ने यही बताया है। अब ये सब एक स्रोत की, जैसे यहाँ पे ये मेन हमारा स्रोत है, इसे प्राथमिक तरंगिका कहेंगे, प्राथमिक तरंगाग्र। यहाँ से भी ऐसे बोलते हैं कि निकलता है प्रकाश, तरंगे निकलती हैं। अब ये यहाँ से सेम टाइम पे जाए हम, यहाँ से सेम टाइम पे जाएंगे तो ये तल बनेगा, ये तल हो जाएगा आपका द्वितीयक तरंगिका। द्वितीयक ये लिखेंगे ना, द्वितीयक तरंगिका। ठीक है, एक तो द्वितीयक तरंगिका समझ लिया हमने। कोई प्राथमिक तरंगाग्र है वो सोर्स स्रोत की तरह काम करेगा और उस वो जो है द्वितीयक तरंगिका बनाएगा, ये हो गया। और ये एक बात याद रखना, तरंग जो है वो तरंग हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होता है 90 डिग्री पर। यही दो कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे, अपवर्तन की व्याख्या, और यही दो कॉन्सेप्ट यूज करके हमने प्रवर्तन भी प्रूव किया था। तो द्वितीय तरंग का ये होती है, और तरंग और तरंगाग्र के बीच में कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं, फिर हमें अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या थे? एक तो वही परावर्तन वाला होता है, या आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या? स्नेल का नियम। तो प्रथम नियम हम पहले प्रूव कर देते हैं। प्रथम नियम जिसे हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले एक अपवर्तक तल लेते हैं हम, यहाँ से अपवर्तन होगा। यहाँ का माध्यम जो है इसका अपवर्तनांक n1 ले लीजिए, यहाँ का माध्यम इसका अपवर्तनांक n2 ले लीजिए। ठीक है, अलग अलग माध्यम होंगे तभी तो अपवर्तन होगा। तो हमें क्या करना है? दो प्रकाश की किरण मिलानी है। ऐसे हमने दो प्रकाश की एक दूसरे के समांतर किरण लिया है। तो इस पॉइंट पे जब ये अपवर्तक तल से टकराया तो यहाँ पर एक हम तरंगाग्र बनेंगे। ये अपवर्तित किरणें हैं, आपतित किरणें हैं। आपतित किरणों पे तरंगाग्र एक बनाया है यहाँ। तरंगाग्र क्या होता है? दोनों के लंबवत होता है ना। तो ऐसे लंबवत रेखा खींचेंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90। इसको नाम दे देंगे ए बी। ठीक है, तो ए बी क्या है हमारे पास? ए बी है आपतित तरंगाग्र। ए बी है आपतित, नाम लिखते चलेंगे साथ में, आपतित तरंगाग्र है, तरंगाग्र। ठीक है। अच्छा, माध्यम अलग अलग है तो हमें ये पता है, इसका अपवर्तनांक अलग है, इसका अपवर्तनांक अलग है, तो माध्यम अलग अलग हो जा रहा है, तभी अपवर्तन होगा। और अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो इस माध्यम में मान लीजिए V1 है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल V2 है। अब मान लीजिए यहां से जो है T टाइम लगा है इसको यहां तक आने में। इस पॉइंट का नाम रख देंगे हम C, रख लो। इस पॉइंट से B से लेकर C तक इस प्रकाश को आने में T टाइम लगा है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? चाल कितनी है? V1, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो V1 इंटू T हो गया। ठीक है, अब ये मान लीजिए इसमें दूसरे माध्यम में ये तो आ जाएगी। चलो इस कोण को हम अभिलंब बना लेते हैं थोड़ा सा, ये बना लेते हैं अभिलंब, और आपतन कोण दिखा दिया आई। अगर ये आई है तो ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। ध्यान से देखिए, अब ये मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अगर ये 90 माइनस आई है तो ये पूरा 90 है, तो ये आई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 90 माइनस आई, ये पूरा 90, तो 90 90 माइनस 90 माइनस आई, तो ओवरऑल आई बचेगा। कि 90 में से 90 माइनस आई घटाएंगे तो ये कोण मिलेगा, तो ये कोण आई आएगा, बस इतना ध्यान रखो। अब ये मान लो इसका अपवर्तन होगा, ये अभिलंब हमने बना दिया। अपवर्तन होगा तो चाहे थोड़ा सा अभिलंब की तरफ आएगा, चाहे अभिलंब से दूर जाएगा, जो भी है। ऐसे मान लो ये जा रहा है, वो अपवर्तनांक पर डिपेंड करेगा। टी टाइम में, टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा था, हमने माना टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंच गया। अब दोनों पे द्वितीयक, ये प्राथमिक तरंगाग्र है। प्राथमिक तरंगाग्र से जो तरंगे निकलती हैं उन पर हम द्वितीयक तरंगाग्र बनाते हैं, अभी बताया था। तो यहाँ पे और प्लस यहाँ पे एक ऐसे आर्क बनाएंगे ताकि परपेंडिकुलर रहे। ये हो गया सी, इस पॉइंट को बोल दो डी। सी डी क्या है? सी डी है द्वितीयक तरंगाग्र, या फिर अपवर्तित। द्वितीयक बोल दो, या फिर ये कौन सी किरण है? अपवर्तन के बाद बना है ना, तो अपवर्तित तरंगाग्र बोल देंगे, अपवर्तित तरंगाग्र। एसी क्या है? ये अपवर्तक तल है, इसी तल से अपवर्तन हो रहा है। एसी को भी लिख देंगे अपवर्तक तल, अपवर्तक। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये अभिलंब हो गया, यहां से किरण जा रही है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण बोलते हैं, आर।
ये पूरा 90 है, ध्यान से देखो ये पूरा 90 है, ये r है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस r। और किरण, किरण मतलब कौन सी, अपवर्तित किरण और तरंगाग्र, इनके बीच में भी ये कोण होगा 90, तो ये 90 माइनस r, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, डाल के आप x मान के निकाल लो, या फिर समझ में आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा फिनोमिना। अब हम दो त्रिभुज यहां से सामने निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये कोण है 90 डिग्री, हाँ ये कोण है 90 डिग्री, ये कोण है आई, और ये साइड कितनी है V1 T, और बस इतने से काम है। दूसरा त्रिभुज हम बनाते हैं, ए सी डी, ये कोण है 90 डिग्री, और इसमें से ये एंगल है आर, और ये साइड, अच्छा ये साइड कितना है, इस माध्यम में चाल कितनी है V2, और हमने टी समय बाद माना यहाँ पे पहुंचा है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय V2 इंटू टी, V2T, तो ये वाली साइड हो जाएगी AD V2T। ठीक है, स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, अगर पढ़ा होगा तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं साइन आई, त्रिभुज एबीसी में साइन आई, साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा, जो कोण हम लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, तो V1T अपान कर्ण कितना होगा, AC, यही तो है AC। यहाँ से साइन आर कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, साइन आर, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आर है, कोण आर, तो लंब बटे कर्ण करेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो V2T अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा AC, 90 अंश के सामने, हाँ AC, ये समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई, समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर बराबर, सेकंड राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो देखिए AC से AC कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा V1 बाई V2। ठीक है, हमें क्या प्रूव करते थे, N2 बाई N1 करते थे, तो V1 बाई V2 ये प्रूव कर सकते हैं ना आप। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, N1 बराबर प्रकाश की चाल अपन माध्यम में चाल V1, और दूसरे माध्यम में, इसमें माध्यम में V1 था, N2 बराबर क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल अपन इस माध्यम में चाल V2, दोनों को डिवाइड करेंगे जब, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा N1 बाई N2, इन दोनों को डिवाइड करके देख लेना, N1 बाई N2 आ जाएगा ये हमारा V2 बाई V1, पर चला जाएगा V2 ना, तो ओवरऑल N2 V1 बाई V2 अगर करोगे, रिवर्स करोगे इसे V1 बाई V2, तो हो जाएगा N2 बाई N1, दिख रहा है 2 बाई N1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा N2 बाई N1, यही हमें प्रूव करना होता है, तो इसी को हम बोल देते हैं कांस्टेंट नियतांक। तो अपवर्तन का नियम प्रूफ हो गया, समझ में आ गया, बस एंगल थोड़ा सा देखना है, तरंगाग्र वाली कॉन्सेप्ट है, ये तो पहला नियम था। अब आपतित, दूसरा नियम क्या होता है, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तक तल, तीनों एक ही तल में, एक बार इसको आप नोट कर लो, फिर हम दूसरा वाला नियम प्रूव करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें रफ करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो, ये इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, लॉजिक ही है पूरा। तो अगर मैं बोलूं, ये आपको दिख रहा होगा, आपतित तरंगाग्र दिख रहा होगा, और ये अपवर्तित तरंगाग्र दिख रहा होगा, एक अपवर्तक तल, ठीक है। तो आपतित तरंगाग्र कैसे है, ये आपतित तरंगाग्र कौन है, ए बी, ए बी ऐसे है, हम बोलते हैं बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड या फिर आप कागज में लिख लो, पेपर में, अपने कॉपी में, तो पेपर के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और अपवर्तित तरंगाग्र सी डी, ये भी पेपर के परपेंडिकुलर है, अपवर्तक तल ऐसे है, तो ये भी पेपर के परपेंडिकुलर है, तो हम बोलेंगे ए बी जो कि आपतित तरंगाग्र है, और ए सी अपवर्तक तल है, और सी डी, ये तीनों किसके लंबवत हैं, ये परपेंडिकुलर हैं पेपर के, बोल दें पेपर के, हम लोग कागज में लिखे तो कागज के लंबवत हैं, ये लिख लो, ठीक है, तीनों कागज के लंबवत हो गए। अब ध्यान से देखना, आपतित किरण क्या है, आपतित किरण इसी प्लेन में आ रही है, ये तुम्हारा कागज हो गया, आपतित किरण तो इसी प्लेन पे बनाए हो, तो आपतित किरण क्या है, आपतित किरण ऐसे बोल रहे हैं,
पूरा लिख देता हूँ। आपतित किरण और अभिलंब अभिलंब और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये अपवर्तित किरण। तो ये तीनों क्या है, कागज पे ही बनाया तो कागज के तल में है। तीनों क्या है, कागज के या पेपर के तल में है, पेपर के तल में है। अब ध्यान से देखना। ये तो हमने फाइनल वो दे दिया। एक मिनट यहां से ऐसे सोचेंगे। आपतित किरण, ध्यान से देखो, आपतित किरण ए बी के लंबवत है कि नहीं? वो तो मैंने फाइनल आंसर ही बता दिया तुम्हें। आपतित किरण ए बी के लंबवत है। ये किसके लंबवत है? ए बी के। ठीक है। और अभिलंब किसके लंबवत होता है? अपवर्तक तल पर एसी के लंबवत हमने खींचा है। अभिलंब किसके लंबवत है? एसी के। और अपवर्तित किरण किसके लंबवत है? सीडी के लंबवत। ये अपवर्तित किरण है, ये सीडी के लंबवत है, सीडी के लंबवत है। ठीक है। अब यहीं पे आपको दिमाग लगाना है कि अगर ए बी किसके लंबवत है? पेपर के। और आपतित किरण ए बी के, तो बोलो आपतित किरण पेपर के तल में चला गया कि नहीं? अरे ए बी पेपर के लंबवत और आपतित किरण ए बी के लंबवत। मान लो ये तुम्हारा है, तो ऐसे समझाता हूं मैं। ये हो गया ए बी तुम्हारा तरंगाग्र। ठीक है, ये ऐसे था। और ये पेपर के, ये तुम्हारा बोर्ड हो गया पेपर, इसके लंबवत है। ठीक है। और आपतित किरण ए बी, आपतित किरण आपतित किरण ए बी के लंबवत है। तो ये आपतित किरण चली गई किसके तल में? पेपर के तल में। फिर वही काम, अभिलंब जो है पेपर के लंबवत है और एसी अभिलंब के लंबवत है। अभिलंब सॉरी, एसी पेपर के लंबवत है और अभिलंब एसी के लंबवत है। तो अभिलंब किस में चला जाएगा? पेपर के तल में चला जाएगा। देखो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। सीडी यानी कि अपवर्तित तरंगाग्र किसके लंबवत है? कागज के। और सीडी अपवर्तित किरण, जो अपवर्तित किरण है वो सीडी इसके लंबवत है, तो ये भी पेपर के तल में चला जाएगा। तीनों चले गए एक ही तल में, पेपर के तल में। तो हम बोल सकते हैं कि अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या है? एक ही तल में है। तो यहां से लिख देना, तीनों एक ही तल में। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला पार्ट। कह रहा है एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 40 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक लेंस के आगे 200 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु होने पर सामान्य दृष्टि के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो दूरदर्शी है, दूरदर्शी में पता होगा अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस छोटा होता है। ठीक है। तो यहां से कह रहा है अभिदृश्यक के आगे ही वस्तु रहती है, तो वस्तु की दूरी दे रखी है, इसे हम बोलेंगे यूओ, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ये कितनी है? यहाँ पे वस्तु है तुम्हारी 200 सेंटीमीटर पे, लिख दो यू नॉट बराबर 200 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी एफ नॉट, एफ ओ या फिर एफ नॉट बोल दो, कितनी है? 40 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो प्लस ही होगा। इसकी फोकस दूरी एफ ई, आई पीस या फिर नेत्रिका 4 सेंटीमीटर। पहले कह रहा है आवर्धन क्षमता, इनके लेंसों के बीच की दूरी याद करिए, आवर्धन क्षमता। तो पहले हम निकाल लेते हैं आवर्धन क्षमता का सीधा सीधा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप फिर डेरिवेशन करोगे तो फिर टाइम आपका खराब होगा। बस डेरिवेशन पूछा नहीं गया, अगर डेरिवेशन पूछा गया तो डेरिवेशन तो करना ही पड़ता। यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया तो न्यूमेरिकल में हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है? एफ नॉट बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। डी की वैल्यू कितनी हो रही? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो एफ नॉट बाई एफ ई वैल्यू रख दी। हो सकता है आपने माइनस में पढ़ा हो। ओवरऑल दोनों दोनों उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है इसमें आती है। वैल्यू रखिए, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है? 40। और एफ ई आई पीस की वैल्यू कितनी है? 4। 1 प्लस एफ ई, एफ ई कितना है? 4 और डी की वैल्यू होती है 25। इनको सॉल्व करिए, 4 दाम में 40। अगर आपने माइनस पढ़ा है तो माइनस लगा के यहाँ पे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 आ गया। और इसको सॉल्व करें, 25 के 25, 4 29, 10 इंटू 29 बटे 25 हो जाएगा।
30/25। 10 ये हो गया, 25 के 25, 4 29/25। तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 × 29 290 अपॉन 25 डिवाइड कर दीजिए, माइनस तो रहेगा ही। 25 के 25 कितना बचा, 4, जीरो बढ़ा 40 हो गया, और फिर जाएगा एक बार 25 के 25, बचेगा 15, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 150 हो जाएगा। 25 छक्के 150 यूनिट कुछ नहीं होगा, -11.6। ठीक है, इसका मतलब 11.6 गुना ये बढ़ा के दिखाएगा। अब दूसरी बात आती है, दूर रखी वस्तुओं में समान दृष्टि के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी तथा आवर्धन क्षमता के लेंसों के बीच की दूरी, इसे हम बोलते हैं दूरदर्शी की लंबाई। ये वाली दूरी निकालनी है, ये चलो एल बोल दो इसको, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अब हो सकता है आपने फार्मूला पढ़ा हो कि यहाँ पे इसका जो वस्तु होता है वो प्रतिबिंब इसका फोकस पे बनता है, तो ये F0 हो जाता है, और इसके भी फोकस पे बनता है, ऐसे एडजस्ट किया जाता है ताकि इसके फोकस बने। तो F0 प्लस एफ ही पढ़ा हो सकता है, F0 प्लस एफ ई। तो ये आपका जो है, ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा जो आपने फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ से हम प्रतिबिंब की दूरी, मान लीजिए यहाँ से प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये दूरी निकालेंगे अब दृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो वी ओ लिख दे रहे हैं, और ये निकालेंगे हम यू ए अब दृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। तो कितना हो जाएगा, ये लेंथ पूरी कितनी हो जाएगी, एल इजकल टू वी नॉट प्लस यू ए। ये हमारा आंसर आएगा। अब इसको निकालना है हमें, तो चलिए निकालिए। अब कुछ तो दिया है, अब दृश्यक लेंस के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो इतना तुरंत थोड़ी ना मिल जाएगी, एफ ओ प्लस एफ ई कर दोगे। अब दृश्यक लेंस, तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट। ठीक है, तो u नॉट तो माइनस में होगा, तो 1/f कितना है, प्लस में 40 इक्वल टू 1/v नॉट इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यू नॉट क्या रखेंगे, -200, तो ये हो जाएगा +200। तो 1/v नॉट कितना हो जाएगा, 200 है, 1/40 माइनस 1/200, 1/40 माइनस 1/200, ये इधर आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 200 इसका एलसीएम ले लो, और 40, 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो 4/200 कितना हो जाएगा ये, 50 चौके 100, सॉरी 4 पंचे 20, जीरो आ गया 50। तो वी नॉट क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ गया, दिख रहा है यहाँ पे, वी नॉट इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, वी नॉट आ गया 50, ये वी नॉट। अब यू ई कैसे निकाले हम, यू ई सामान्य दृष्टि के लिए पूछ रहा है। सामान्य दृष्टि का मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने, अगर स्ट्रेस आई या फिर हमें मैक्सिमम आवर्धन क्षमता, अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए पूछता, तो हम प्रतिबिंब को कहाँ बनाते, डी दूरी पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर। तो हमें सामान्य दृष्टि बोला है तो अनंत पे बनाएंगे, तो इसके लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे। नेत्रिका के लिए, नेत्रिका ही तो अंतिम प्रतिबिंब बनाता है, नेत्रिका के लिए हम लगाएंगे सब। तो प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए, वी नॉट, वीई अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से, आई पीस से, ये अनंत होना चाहिए। और एफ दिया है, एफ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, और हमें यूई निकालना है। यूई निकाल के वी नॉट प्लस यूई कर देंगे, ये आ जाएगा दोनों लेंसों के बीच की दूरी। अब ये पूरा डायग्राम तो मैंने नहीं बनाया है, बस आप इतना देख लो। तो लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue। ठीक है, कर लो इसको, कर लो कर लो कर लो। वी इन्फिनिटी रख देंगे, चलो यहाँ पे रख देंगे 1/f की जगह पे 4 इक्वल टू वी ई इन्फिनिटी रख देंगे, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0, और यू ई कितना आ जाएगा, -1/ue करेंगे, तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो यू ई बराबर आ जाएगा -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। अब दूरी निकालनी है, तो ये मत करना कि 50, एक मिनट एक मिनट, कैलकुलेशन हमने सही किया है। ठीक है, तो यू ई अगर हम करेंगे तो यहाँ पे माइनस यू ई मत रखना, क्योंकि हमें ये दूरी निकालनी है ना, तो ओवरऑल इनकी मैग्नीट्यूड लिया जाता है, साइन नहीं।
तो एल बराबर कितना हो जाएगा 50, और यूवी कितना आया है 4, तो कितना हो जाएगा एल बराबर 54 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अवधारणाएं लिखिए। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या r मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बोहर की अवधारणाएं, बोहर की अवधारणाएं लिख लीजिए। पहले मैं बोल दे रहा हूँ, आपके क्वेश्चन बैंक में सीधा सीधा लिखा होता है। तो जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी, उन्हीं को बोहर ने दूर किया था। तो पहली कमी क्या थी? पहली कमी में मैक्सवेल ने उनकी कमी को बताया था कि मैक्सवेल के हिसाब से अगर कोई आवेश त्वरित गति कर रहा है तो वो उससे लगातार विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए। अगर उस ऊर्जा का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसकी ऊर्जा कम होती होती धीरे धीरे वो नाभिक पर गिर जाना चाहिए, जिससे नाभिक परमाणु का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है। तो इस चीज को दूर किया बोहर ने। उन्होंने कहा कि इस केस में, परमाणु के केस में जो है, इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में गति कर रहा है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। सीधा सीधा उनका ये अभिधारणा, अभिधारणा इसीलिए इसका नाम अभिधारणा है, पास्टुलेट बोलते हैं, कि कुछ हमने ऑब्जर्व किया और उसके हिसाब से कोई नियम दिया और उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते तो उसको गलत सिद्ध करके दिखाइए। तो बोहर ने क्या कहा, मैक्सवेल ने हालांकि सिद्धांत दे चुके थे कि आवेश अगर त्वरित गति कर रहा है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। बोहर ने कहा कि, नील्स बोहर नाम था ना इनका, तो उन्होंने कहा कि इस केस में, परमाणु के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो पहली कमी वो दूर हो गई। पहली अवधारणा क्या हो जाएगी कि अ, इलेक्ट्रॉन परमाणु के किसी भी कक्षा में गति करते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, दूसरी, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी कक्षा में गति कर सकता है, परमाणु के किसी भी कक्षा में गति कर सकता है। तो बोर्न ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे रेखीय वो स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा था। और अगर किसी भी कक्षा में गति करता है तो रदरफोर्ड के हिसाब से सभी स्पेक्ट्रम, सभी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हो रहा था, तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या इन्होंने की कि कोई भी इलेक्ट्रॉन परमाणु के उसी कक्षा में गति कर सकता है जिस कक्षा का कोणीय संवेग उसका पूर्ण गुणक हो। कोणीय संवेग NH अपान 2 पाई का एक पूर्ण गुणक हो। तो कोणीय संवेग L से लिख लो, ये किसका हो, NH अपान 2, या फिर H अपान 2 पाई का पूर्ण गुणक हो। पूर्ण गुणक मतलब यहाँ पे NH अपान 2 पाई कर दे रहे हैं, जहाँ पे N क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या हो जाएगा, कंप्लीट नंबर, सॉरी पूर्ण संख्या। मतलब ये डेसिमल में ना हो, चाहे n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, जो भी हो जाए, लेकिन ये डेसिमल में नहीं होगा। तो ये तो फिक्स कर दिया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग H अपान 2 पाई का पूर्ण गुणक हो। ठीक है, तो ये हो गए बोर की अभिधारणा। अब हम ये दूसरा वाला, ये दोनों आपको 2 पॉइंट में लिख देना है, और तो इसको प्रूव करने चल रहे हैं। ठीक है, कक्षीय त्रिज्या, मान लीजिए कोई नाभिक है, उस पर धनावेश है, तो इस पर जो है, और इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो नाभिक पर धनावेश होगा। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस पर वृत्तीय गति कर रहा है। वृत्तीय गति करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। कहीं भी दुनिया में कोई भी वृत्तीय गति हो रही है तो उसमें बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति नहीं हो सकती। तो इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और नाभिक पर धनावेश, इनके बीच में जो वैद्युत बल लग रहा है, आकर्षण का वैद्युत बल लग रहा है, वही जो है, इनको कौन सा बल प्रोवाइड करा रहा है, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल कितना लगना चाहिए, mv² r, इसकी त्रिज्या r है। बल कितना होता है, इस पर आवेश कितना हो जाता है, जड़, अगर परमाणु क्रमांक जड़ है और एक प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन होते हैं, तो एक प्रोटॉन पर आवेश हम E लिखते हैं, तो जड़ प्रोटॉन होंगे तो उन पर आवेश टोटल कितना हो जाएगा, Q जड़ E, और इस पर एक E के बराबर आवेश, भी प्लस माइनस नहीं रखा जाता इसमें। तो बल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 है हमारा जेड ई, इंटू ई करेंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा अपान आर स्क्वायर बराबर mv² बाई आर। ठीक है, अब हम वेग निकालते हैं, वेग निकाल के यहाँ पे रखना है, सॉल्व करेंगे, आर आ जाएगा। देखो यहाँ से एक आर कैंसिल भी हो जाएगा। तो v निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बोर्ड ने क्या बताया, L बराबर NH अपान 2 पाई। n क्या है, किस कक्षा में गति कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जो आपको कहा गया। तो n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, इसी के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती प्रूव करना है।
तो एल बराबर होता है, अगर आप क्लास 11 में आपने पढ़ा है, क्लास 11 पढ़ा है, संवेग कोणीय संवेग एम वी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। मार्कर थोड़ा डिम हो गया है। mvr/h/2 पाई। तो इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें वी स्क्वायर चाहिए ना। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये एच है ये एन है, कंफ्यूज मत होना। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, एम स्क्वायर आर स्क्वायर को इधर ले आओ, एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है हमें। तो क्या हो जाएगा, इसमें रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर अपान आर। ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। देख लो जो कैंसिल हो रहा हूँ काट दो यहाँ पे, 4 से 4 कट गए, पाई से एक पाई कट जाएगा, और एक यहाँ एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या बचा, एक तो पाई बचा है और एक एम बचा है, एक आर बचा है। पाई एम नीचे बचा है, आर हमें निकालना है, त्रिज्या ही तो निकालनी है, तो आर को इधर ले आएंगे। बाकी यहाँ पे बचा है जेड ई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट इस, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और जेड ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आर को इधर ले आते हैं, आर को इधर ले आएंगे। ऊपर क्या बचा है यहाँ पे, एन स्क्वायर में पहले लिख दे रहा हूँ, एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम पहले से यहाँ पे है, पाई एम, आर को तो हम इधर ले आए हैं, पाई एम पहले से है, और जेड ई स्क्वायर इधर चला जाएगा, जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे तो एच एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट होता ही है, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कांस्टेंट। तो आर डायरेक्टली पर कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम बोल सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का अथ वाला पार्ट। कह रहा है नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है, यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। एक नाभिक जब विखंडित होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो रही है। एक रिएक्टर से 4 मेगावाट शक्ति प्राप्त हो रही है। रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं, एक रिएक्टर से कितना, 400 मेगावाट शक्ति प्राप्त हो रही है। तो पहले नाभिकीय विखंडन पढ़ लेते हैं, नाभिकीय विखंडन समझ लेते हैं क्या होता है। पढ़ा होगा आपने नाभिकीय विखंडन, खंडन, न्यूक्लियर फिजन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब कोई एक भारी नाभिक दो हल्के बराबर लगभग बराबर द्रव्यमानों में टूट जाता है तो उसके साथ बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। सीधा सा दो ही लाइन आपको लिखना है, जब एक भारी नाभिक अपनी अनस्टेबिलिटी, उसको अस्थायी होता है ना, भारी नाभिक अस्थायी हो जाते हैं, तो अस्थायी की वजह से दो हल्के बराबर लगभग बराबर द्रव्यमानों में टूट जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। तो आप चाहे ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा और रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ। रिएक्शन क्या होता है, जैसे यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन करना है तो पहले तो हमें उसमें क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन इंजेक्ट करते हैं उसके नाभिक में। न्यूट्रॉन उसको और अनस्टेबल करता है तो वो टूट जाता है। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग सुनी होगी, प्लस 92 यूरेनियम 235, ये होता है। अब इसमें क्या हो जाता है, ये बन जाता है, एक द्रव्यमान बढ़ जाएगा, 92 यूरेनियम 236, ये बन गया। अब इसमें जो है, ये जो है टूटता है, 92 यूरेनियम 236, ये दो पार्ट में, तो चाहे यहीं पे आगे आप लिख दीजिए। ये किसमें किसमें टूटता है, तो एक तो आपको बेरियम में टूटता है और एक किसमें टूटता है, क्रिप्टॉन में। तो बेरियम होता है 56 और इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 144, और क्रिप्टॉन हो जाता है 39, क्रिप्टॉन हो जाएगा 36 और ये 89। हाँ, और प्लस 3 न्यूट्रॉन साथ में बनते हैं, 0 N1, 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और बहुत सारी ऊर्जा बनती है। ये रिएक्शन होता है, यूरेनियम का नाभिक जब विखंडित होता है। पहले एक न्यूट्रॉन इंजेक्ट होगा तो द्रव्यमान, देखो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए,
235 एक 236, यहाँ पे 92 प्लस 0 92 हुआ। इधर आप जोड़ेंगे, ठीक है, और इधर जोड़ेंगे, सब कुछ सेम आना चाहिए। द्रव्यमान, परमाणु भार जोड़ें, और इधर जो नीचे परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या होती है वो जोड़ें, सेम आना चाहिए। तो ये कंप्लीट रिएक्शन, आप 2 लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट कर लेते हैं। तो कह रहा है एक नाभिक के विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऊर्जा कितनी बन रही है? ऊर्जा को हम यू से लिख देते हैं, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, एसआई यूनिट में कैलकुलेशन करेंगे। 200 गुणे मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने पढ़ा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल ऊर्जा होती है। अभी आ गया जूल में, सॉल्व कर लो। तो 16 दूनी 32, यहाँ पे लिख देना 16 दूनी 32, 3.2 हो जाएगा, और 2 जीरो ये 10 की घात 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 3.2, 2 जीरो हमने इसे 10 की घात 8 किया, और 10 की घात 8 माइनस 10 की घात 19, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 11, ये जूल आया। समझ में आया ना कैसे कैलकुलेट? 10 की घात चाहिए, 2 जीरो 10 की घात 8 हो गया, 10 की घात 8 माइनस 10 की घात 19, 10 की घात माइनस 11, यहाँ पे क्या बचा 1.6, 2 जीरो इसमें मैनेज कर दिया, तो 1.6 इंटू 2, तो 16 दूनी 32, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 11 जूल। ये हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। फिर कह रहा है एक रिएक्टर है, 4 मेगावाट की शक्ति प्राप्त हो रही है। 4 मेगावाट पावर, 4 मेगावाट कितनी हो रही है? 4 मेगावाट। तो इसको भी वाट में कैलकुलेट कर लो, 4 गुणे 10 की घात 6 वाट, क्योंकि सब हम एसआई यूनिट में ही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम? अब थोड़ा सा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, यूनिटरी मेथड लगाना है बस। यूनिटरी मेथड कैसे लगता है कि अगर रिएक्टर से 4 मेगावाट शक्ति प्राप्त हो रही है, तो रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं? अब ध्यान से सुनना, एक नाभिक के विखंडन में 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 11 जूल ऊर्जा बन रही है। तो 3.2 यही ऊर्जा हो जाएगी जूल प्रति सेकंड। चलो अभी यहाँ पे 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 11 जूल ऊर्जा बन रही है किससे? एक नाभिक के विखंडन से, एक नाभिक से इतनी ऊर्जा बन रही है, ठीक है। तो एक जूल ऊर्जा कितनी में, कितने नाभिक से बनेगी? क्योंकि अगर हमें एक का पता होगा, एक से कितनी ऊर्जा निकल रही है, कितनी शक्ति निकल रही है, तो इतनी शक्ति कितने से निकलेगी वो निकाल लेंगे। बात समझ में आई? जैसे अगर मान लीजिए आपको एक पेन का रेट पता है, एक पेन का रेट मान लो दिया है 7 रुपए या 5 रुपए, मान लो एक पेन का रेट। हमसे पूछा जाए 10 पेन का बताओ, तो 10 गुणे 5 कर लेंगे। एक पेन का रेट 5 है, तो 10 का 10 गुणे 5 कर लेंगे, ठीक है। 50 मत बोले, 10 गुणे 5, ठीक है। तो एक जूल ऊर्जा कितने नाभिक से मिलेगी? एक जूल ऊर्जा कितने नाभिक से मिलेगी? 1/3.2 गुणे 10 की घात माइनस 11 नाभिक से, ठीक है। अभी बस इसको ऐसे रहने दो, सॉल्व नहीं करना। एक जूल ऊर्जा हमें मिल कितनी रही? पावर का मतलब क्या होता है, ये वाट भले दिया है, लेकिन है ओवरऑल ऊर्जा। P इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने? W/T, मतलब जूल प्रति सेकंड मात्रक पढ़ा है ना। वाट का मतलब क्या है? जूल प्रति सेकंड। ये अगर हम टाइम को 1 सेकंड लें, तो इतने जूल ऊर्जा मिलेगी। या फिर एक नाभिक ले लें, जूल प्रति कितने नाभिक मिल रहा है, तो ये पावर है, तो ये ओवरऑल ऊर्जा ही दी। तो इतनी ऊर्जा कितने नाभिक से मिलेगी? 4 गुणे 1 सेकंड में 4 गुणे 10 की घात 6 जूल ऊर्जा कितने सेकंड में मिलेगी, कितने नाभिक द्वारा मिलेगी? अगर एक का पता है, जितने का निकालना है उतने से गुणा कर दो। तो 1/, यहाँ पे दिख रहा, 1/3.2 गुणे 10 की घात माइनस 11 गुणे 4 गुणे 10 की घात 6। ओवरऑल ये मत समझे ये पावर है, ओवरऑल पावर भी तो ऊर्जा ही होती है, जूल प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, उसी को तो हम पावर कहते हैं। ये इतने नाभिक हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर लो अब। 10 की घात माइनस 11 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 11 6 17, 10 की घात 17, ठीक है। 4/3.2, 4/3.2 बचा है, एक जीरो हटाओ तो भगाओ। 8×5 = 40, 8×4 = 32, 5/4 बचा, तो 4×1 = 4, 4×1 = 4, एक बचा, दशमलव है, 4 दूनी 8, 4×5 = 20, 1.25 गुणे 10 की घात 17 नाभिक, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं? ऊर्जा बैंड के आधार पर
चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान से सुनिए, अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं कराने वाला, 2025 के सेट 1 में जाएंगे, पहले पार्ट में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का घा वाला पार्ट आप देखेंगे तो यही सेम क्वेश्चन मिलेगा, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको बोल के लिखवाया है, और बाकी इन चालकों, अर्धचालकों और कुचालकों में अंतर भी बढ़िया से डायग्राम बना के समझा दिया है। तो आप जाइए इसी प्लेलिस्ट में, 12th वाली प्लेलिस्ट में सेट 1 का पहला पार्ट, उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला पार्ट। ठीक है, अथवा, अच्छा पिछली 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो वो वाला पार्ट था, उसमें जो मैंने बताया कि सेट 1 में आप चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का घा वाले में, तो उसमें इसमें एक पार्ट और था लास्ट में कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप का प्रभाव जो है, आप इसमें मैंने नहीं कराया था 4 का घा वाले में, तो ताप का प्रभाव मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर आपने फर्स्ट में जब जब जहाँ प्रतिरोध पढ़ा होगा वहां थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ताप का प्रभाव क्या होता है, अगर चालक है, चालक, अर्धचालक और कुचालक होता है। अगर चालक है तो अगर उसमें टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी जो चालकता होती है कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन अर्धचालक में ऐसा नहीं है, इसका उल्टा होता है। अर्धचालक में अगर ताप बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, जिससे चालकता बढ़ जाती है। चालक की चालकता घटती है, प्रतिरोध कुल मिला के बढ़ जाता है तो चालकता घट जाती है। और अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, मतलब प्रतिरोध कम हो जाता है। और कुचालक पर ताप का बहुत छोटा मोटा बढ़ाने पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम कर दें, इलेक्ट्रॉन आयन वायन स्टेट में आ जाए तो भले करंट फ्लो हो जाए, नहीं तो चालक में नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन हम देखें, पीएन संधि डायोड की संधि पर अवक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए, विभव प्राचीर एवं एवलांस भंजन की व्याख्या कीजिए। तो एक तो पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है ये समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर में, अर्धचालक में, अर्धचालक में जो है दो तरह के आवेश वाहक होते हैं, एक को हम बोलते हैं होल्स या फिर कोटर बोलते हैं, कोटर, और दूसरे को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होल्स पर हम जनरली उसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, एक जगह होती है खाली जगह, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो दो आवेश वाहक होते हैं। पी टाइप अगर है आपके पास, पी टाइप है तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ज्यादातर आवेश वाहक जो होंगे वो होल होंगे। तो होल को हम ऐसे, प्लस भी छोड़ दो, ऐसे करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, बहुत सारे होल्स होंगे, होल्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। इसी तरीके से अगर एन टाइप है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और होल्स यानी कि कोटर माइनॉरिटी चार्ज के, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे, सॉरी, यस कर दिया, हालांकि आप ई से भी दिखा सकते हैं, माइनस माइनस से दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, पहले पी टाइप और एन टाइप समझ लें तो फिर आगे की बात करते हैं इसमें। ये एन टाइप है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे सारे। ठीक है, और होल कम होंगे, होल कम होंगे। ये एन टाइप हो गया। अब जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है, पीएन जंक्शन मतलब इन दोनों को पास में लाया जाता है, हालांकि ये डायरेक्ट नहीं आते हैं, एक मटेरियल होता है उसमें, तो आधे डिस्टेंस में जो है पी टाइप के जो इम्प्योरिटी होती थी, अशुद्धि, उसको मिलाते थे, पेंटावैलेंट, और इसमें ट्राईवैलेंट। तो दोनों एक ही मटेरियल, ऐसा नहीं होता पी टाइप अलग बनाते हैं, एन टाइप अलग फिर जोड़ते हैं। एक ही मटेरियल में आधे में ये अशुद्धि जोड़ते हैं, इसमें एन टाइप वाली, और आधे में पी टाइप वाली। तो अब जब इनको मिलाएंगे तो यहाँ पे हम बोलते हैं, जब दोनों को मिलाया, ऐसे बोल देते हैं, इधर पी टाइप था, इधर क्या था, एन टाइप था। ये जो जंक्शन बन रहा है जहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन। अब ध्यान से देखो होगा क्या, पी एन जंक्शन, इसमें है बहुत सारे होल्स, पी में बहुत सारे होल्स हैं, और थोड़े बहुत हैं इलेक्ट्रॉन, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी हम बना दिया। इसमें है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, में है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और थोड़े बहुत होल्स भी हैं। ठीक है, जैसे इसको मिलाते हैं तो इसमें होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसमें
इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और यहाँ पे देखो, जब इसमें से पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे माइनस बचेगा, और जब इसमें से निगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस बचेगा। मान लीजिए यहाँ से जो है इतने दूर के होल्स और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिए। जब पढ़ा होगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलता है तो चार्ज गायब हो जाता है, ऐसा पढ़ा होगा चार्ज की प्रॉपर्टी में। तो इतने दूर में क्या हुआ, मान लो ये था जंक्शन हमारा, ये था जंक्शन, पीएन संधि, पीएन संधि लिख देता हूँ। तो यहाँ से होल गायब हुए तो क्या बचे, यहाँ इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि निगेटिव चार्ज बचा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आए, दोनों मिलकर डिस्चार्ज हो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है। इस डिस्टेंस को, जहां से इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर आपस में उदासीन हो गए हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको अवक्षय परत। क्या बोलेंगे, अवक्षय परत। ठीक है, तो आप अवक्षय परत लिखना है, अवक्षय परत का बनना स्पष्ट करना है तो चाहे तो लिख भी सकते हैं कि जब पीएन संधि डायोड बनता है तो पीएन से होल यानी कि कोटर और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे में मिलकर उदासीन हो जाते हैं, और कुछ दूरी पर पी टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन बचता है और एन टाइप वाले में होल बचता है। तो इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। अब यहां से ध्यान देखिए, इधर निगेटिव बचा है, इधर पॉजिटिव बचा है, तो प्लस से माइनस की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनता है, ठीक है। और वोल्टेज डिफरेंस, वैद्युत क्षेत्र है तो वोल्टेज डिफरेंस हो गया, ये हाई वोल्ट पे हो जाता है, ये लो वोल्ट पे हो जाता है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र इधर है, ध्यान से देखना, वैद्युत क्षेत्र एक बन गया, प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र बन गया। तो आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र जो है, अगर कोई धन आवेश है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और अगर कोई ऋण आवेश है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, तो यहाँ पे सारे हैं होल्स, क्या होते हैं, इधर से होल जा रहा था, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इधर से होल जा रहा था, इधर से इलेक्ट्रॉन हो रहा। लेकिन ये कब तक होगा, अगर ऐसे पूरा होता गया तब तो पीएन जंक्शन डायोड ही खत्म हो जाएगा ना। अगर सारे होल सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रल हो गए तो फिर पीएन जंक्शन बनाने का क्या मतलब निकला। तो यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाती है ना, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगी, यानी कि इधर बल लगाएगी, और इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाएगी, इधर बल लगाएगी। तो दोनों को कुछ देर के बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाए कि इन दोनों को रोक सके, तब तक ये मिलते रहते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गई तो इन दोनों को रोक दिया, अब जो है मिलना बंद हो गए। तो जितनी चौड़ाई तक मिल चुके हैं उस चौड़ाई को औसत परत बोलेंगे। और अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ प्लस से माइनस, ये हाई वोल्ट पे हो गया, ये लो वोल्ट पे हो गया, यहाँ पे V1 V2 मैं बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक विभवांतर क्रिएट हो गया, वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस V2, इसी को हम बोलते हैं विभव प्राचीर। प्राचीर का मतलब होता है, पता नहीं क्या मतलब होता है प्राचीर का, पोटेंशियल बैरियर। बैरियर इंग्लिश में आपको ये वर्ड ज्यादा समझ में आएगा। बैरियर का मतलब क्या होता है, बैरिकेटिंग होती है ना, रोका जाता है। मतलब ये जो कोटर और इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, उदासीन हो रहे थे, अब इतना पोटेंशियल क्रिएट हो गया, इतना विभव यहाँ पे उत्पन्न हो गया कि कोटर को और इलेक्ट्रॉन को रोक दे रहा है। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो इलेक्ट्रॉन और कोटर को रोक सके। तो विभव प्राचीर में क्या लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन और कोटर मिलते हैं तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन बचते हैं और एन टाइप में कोटर बचते हैं, जिसके कारण अवक्षय परत के बीच में, अवक्षय परत में एक विभवांतर क्रिएट होता है, एक विभवांतर बन जाता है जिसे हम विभव प्राचीर कहते हैं। और ये काम क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन और कोटर मिल रहे थे उनको सेपरेट करके रखता है, उनको अलग रखता है, उनको मिलने नहीं देता है, मतलब रोक देता है। इसीलिए उसे पोटेंशियल बैरियर कहा गया है। ठीक है, अवक्षय परत की चौड़ाई भी चाहो तो लिख सकते हो आप, 10⁻⁻⁶ अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। फिर ये होगा विभव प्राचीर। अब एवलांस भंजन क्या है, अब जब ये तो हो गया इसकी पीएन संधि की बारे में। एवलांस भंजन का मतलब ये है कि अब जब हम इसको यूज करेंगे, जब हम इसको यूज करेंगे, ये सब समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिएगा, मिटा दे रहा हूँ। जब हम इसको यूज करेंगे तो बैटरी जोड़ेंगे, बैटरी दो तरीके से जोड़ सकते हैं। अब चाहे ऐसे बैटरी जोड़ो, चाहे ऐसे बैटरी जोड़ो, या फिर एक इसी में मैं दिखा दे रहा हूँ, एक इसको निगेटिव कर दो, ये P वाला है, ये N है। तो जब प्लस माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखो, अभी मैंने इसको नहीं जोड़ा है, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, ठीक है। तो जब P वाले को प्लस से जोड़ते हैं, P वाले को किससे, प्लस से, और N वाले को माइनस से जोड़ते हैं, N वाले को माइनस से, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये फॉरवर्ड बायस में है अग्र अभिनत। ये कौन सा हो गया, अग्र अभिनत। अग्र अभिनत में क्या होता है, आराम से धारा प्रवाहित होती है, स्कूटर और वो इलेक्ट्रॉन, धारा प्रवाहित होती रहती है, बंध टूटता है, सहसंयोजक बंध, अभी वो सब हम आगे बात करेंगे।
तो अग्र अभिनत में तो ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ये धारा प्रवाहित होने देगा, इधर से इधर धारा जाएगी, वो सब हमें डिस्कस नहीं, मैं एवलांस भंजन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब हम इसको हटा दो, अग्र अभिनत समझ में आ गया, जब हम निगेटिव वाले टर्मिनल को पी से जोड़ दें, पी को निगेटिव कर दें और एन को पॉजिटिव कर दें, पी को निगेटिव कर दें और एन को पॉजिटिव कर दें, तो क्या होगा, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर आएगा, और पहले भी वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर था, तो ये कोटर को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, यानी कि वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसको बोलते हैं हम पश्च अभिनत, पश्च अभिनत, रिवर्स बायस्ड, पश्च अभिनत रिवर्स बायस्ड। तो ये पढ़ा होगा। हाँ, हम पीएन जंक्शन डायोड या फिर डायोड हम यूज ही इसीलिए करते हैं, ये सिंबल होता है ना, डायोड यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि इसमें हमें एक दिशा में धारा प्रवाहित कर सकते हैं, एक दिशा में नहीं प्रवाहित। अगर इधर से धारा आएगी, यानी कि ये पी होता है, ये एन होता है, पी में पॉजिटिव रहेगा, एन में नेगेटिव, तो धारा प्रवाहित होने दे। अगर एन को पॉजिटिव कर दें, जैसा कि पश्च अभिनत में किया गया है रिवर्स बायस में, अगर एन को पॉजिटिव कर दें, इसको नेगेटिव, तो इधर से धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये धारा को रोक देता है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो अब जब इसने धारा को रोक दिया, मान लीजिए हमने इसको क्या बोलते हैं, जितना भी वोल्टेज लगा रहे हैं इसको बोलते हैं पश्च अभिनत में कितना विभव हमने लगाया है। पश्च अभिनत में अगर हम विभव वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ के आसपास के जो सह संयोजक बंद होते हैं, डिप्लेशन लेयर के आसपास जो सह संयोजक बंद होते हैं वो टूट जाते हैं, और सह संयोजक बंद टूटने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और बहुत हाई करंट जो है फ्लो हो जाता है उल्टी दिशा में। अरे ये धारा को रोक रहा है, इधर करंट जाना चाह रहा था, धारा को रोक रहा है, लेकिन इसकी एक लिमिट है ना, कहाँ तक रोकेगा, हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो पीएन जंक्शन में जो सहसंयोजक बंद है, कोवेलेंट बॉन्ड, वो टूट जाते हैं और धारा अचानक से हाई करंट, उच्च धारा प्रवाहित होने लगती है, उच्च धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो अब एवलांस भंजन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवलांस भंजन। एवलांस भंजन क्या है, अगर लिखना है आपको तो हम बोलेंगे पश्च अभिनत में लगाया गया वह विभवांतर जिससे कि सात संयोजक पीएन जंक्शन और क्षय परत के आसपास के सात संयोजक बंध टूट जाएं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो, एक उच्च धारा प्रवाहित होने लगती है, उस विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, एवलांस भंजन बोलते हैं। ठीक है, तो आप, मैंने समझा दिया है, बाकी बोल दिया है, आप उसको रोक के, वीडियो रोक के आप लिख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट खत्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट में, सेट 4 में।